हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशु मैम पर। दोस्तों, हम कर रहे हैं पर्यावरण की अपनी प्रैक्टिस क्लास। तो देखते हैं आज के अपने कैसे कैसे प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखते हैं, बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिग्मोग्राफ या फिर हाइड्रोमीटर। तो आप लोग आंसर कीजिए, किस नाम से जाना जाता है इसको। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको किस नाम से जानते हैं? बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बीटी कपास है। बीटी कपास क्या आती है? एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या फिर एक औषधि पौधा। बीटी कपास क्या है आपको ये बताना है। बीटी कपास है। तो आंसर कीजिए आप लोग। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे के सारे। कई सारे सालों के मिलाकर के आपकी एक क्लास बनाई गई अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल कर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कैसा है? एक ट्राइजेनिक पौधा। आगे चलते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? आपको बताना है SO2, H2S, HCl या फिर N2। तो आप लोग आंसर कीजिए, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? आंसर कीजिए साथी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? SO2। देखते हैं। अम्लीय वर्षा जो है उसे कहते हैं एसिड रेन। ये अम्लीय वर्षा शब्द रॉबर्ट एंगस स्मिथ द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। यह सल्फर डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? क्या बताना है? कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? ये जो दिए गए हैं ऑप्शन, सवाना, उष्णकटिबंधीय वन, टुंड्रा या फिर मरुस्थल। इनमें से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? सवाना, उष्णकटिबंधीय वर्षावन या फिर टुंड्रा, मरुस्थल। तो इसका हो जाएगा, आंसर कीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। आगे चलते हैं। देख ले एक बार उष्णकटिबंधीय वर्षावन, देख लीजिए आप लोग साथियों। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, अमेजन वर्षावन, कांगो बेसिन वर्षावन, ये सब होते हैं। कौन कौन से उष्णकटिबंधीय वर्षावन? अमेजन है, कांगो बेसिन ये है। इन वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं वर्षावन। अमेजन वर्षावन को कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। यहाँ से कई सारे प्रकार की हमें क्या मिलती हैं? जैव विविधताएं देखने को मिलती हैं। जो वर्षावन है अमेजन, यहाँ पर बहुत सारी प्रकार की हमें जैव विविधता देखने को मिल जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? आम पकाने में कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? आप लोग आंसर कीजिए। आम पकाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बाइड। आगे चलते हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी फैलती है? देखते हैं। एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। तो आपको आंसर देना है, इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो दूषित जल पीने से फैल जाती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाता है? टाइफाइड हो जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी नहीं है? CO2, N2O, CO या फिर CH4। ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं है, आपको ये बताना है। तो आंसर कीजिए साथियों। ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं है? तो इनमें से नहीं होगी कौन सी? CO। आगे चलते हैं। देख लीजिए कौन कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैस। H2O होती है, CO2 होती है, CH4 होती है, N2O होती है और O3 होती है, लेकिन CO नहीं होती। आगे चलते हैं। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? ऐसा पौधा कौन सा है जो द्विबीजपत्री है? देखिए, बांस, केला, चना, सरसों। तो आपको बताना है इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। आंसर कीजिए आप लोग। आज की इस क्लास में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं।
काफ़ी अच्छी क्लास रहने वाली है। अगर आपके 25 तक क्वेश्चन सही निकलते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है साथियों। आपको कोई ज़रूरत नहीं है डरने की, आपका एग्ज़ाम 100% निकलने वाला। अगर आपने 25 क्वेश्चन कर लिए आज की क्लास के तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? सरसों। आगे चलते हैं, देख लीजिए एक बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको इसकी PDF मिल जाएगी, इसमें आराम से आप लोग पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देखते हैं, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पेलिशेड। तो आप लोग आंसर कीजिए। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। एक बार देख लेते हैं फोटो में। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ये देखिए। आगे चलते हैं। कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है आपको ये बताना है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद है। प्रथम साहित्यिक स्रोत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सबको पता ही होगा, ऋग्वेद है प्रथम साहित्यिक स्रोत। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन या फिर आर्गन एवं ओजोन। तो आंसर कीजिए साथियों। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? इनमें से आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का विस्तार है 99% भाग पर वायुमंडल के। आगे चलते हैं, ये देख लीजिए। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का 99% भाग पर विस्तार है। नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21%। तो 99% भाग पर इन्हीं का विस्तार है। चलते हैं आगे। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। पर्यावरणीय अध्ययन के दौरान जो शैक्षिक भ्रमण होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, हमें यह बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, दूसरा है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, तीसरा है सामाजिकरण को बढ़ावा देना, चौथा है टीम भावना बढ़ाना। तो आंसर कीजिए आप लोग। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। ईमानदारी के साथ बताना, आप लोग सही बताना। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। देखते हैं, ये देखिए, ये जा रही है टूर पे बस पहाड़ियों पे चढ़ते हुए। तो ये छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। जो टूर होते हैं, शैक्षणिक भ्रमण जो होते हैं, ये छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव के लिए होते हैं। आगे चलते हैं। कार्यकारी रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? कार्यकारी रूप से जो शुष्क मिट्टी होती है उसकी क्या विशेषता होती है, हमें यह बताना है। उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है या फिर मिट्टी कठोर होती है। ऑप्शन देख लीजिए और आंसर कीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। आगे है, देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा देख भी लेते हैं। शुष्क मिट्टी। शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जिसमें घुलनशील लवण एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं कार्बनिक तत्व की मात्रा अधिक नहीं होती है। यह मिट्टी तिलहन के उत्पादन के लिए अधिक उपयोगी होती है। तो आप लोग PDF से इसको आराम से बैठ के पढ़ लेना। आगे चलते हैं। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? जो पशु होते हैं चरने वाले, वो वनस्पति को कैसे बदलते हैं, आपको यह देखिए, ऑप्शन देख लीजिए और आंसर कर दीजिए। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनकर चरना। आगे देखते हैं। ये देखिए, चुनकर क्या कर रहे हैं? चर रहे हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? जो हमारी अस्थियां हैं वो स्वस्थ रहें तो इसके लिए इनमें से कौन सा तत्व आवश्यक है? पोटेशियम एंड विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एंड विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा तत्व है
जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है। आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए। तो इसका हो जाएगा कैल्शियम और विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, ये देख लीजिए कैल्शियम एंड विटामिन डी किस में पाया जाता है। आगे चलते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। ये बताइए साथियों, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हिमालय की है? माउंट केटू। कौन सी है? माउंट केटू, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण की खेल विधि है वो किस पर आधारित है? आपको यह बताना है। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम के सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए आप लोग। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है, आपको यह बताना है। तो यह आधारित होती है साथियों, ऑप्शन नंबर ए, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। किस पर? विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। आगे चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? क्या बताना है? वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है उसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन है समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। वायुमंडल के सबसे निचली परत का नाम क्या हो जाएगा? तो यह आपको पता भी है साथियों, कई बार हम खुद करवा चुके हैं अपनी क्लासों में। तो यह है क्षोभ मंडल। कौन सी है? क्षोभ मंडल। आगे भी देख लेते हैं थोड़ा, ये देख लीजिए पूरा दिया हुआ है। आगे चलते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? क्या पूछा गया है? विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सी बीमारी हो जाती है? स्कर्वी, रतौंधी, थकान, बेरी। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी के बारे में आपको बताना है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी हो जाती है। कौन सी होती है? स्कर्वी। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये देखिए, इसको विटामिन सी की कमी हो गई, इसको हो गया स्कर्वी रोग। और विटामिन सी किन में पाई जाती हैं वो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। चलते हैं आगे। भारत की पहली महिला आईपीएस अफसर कौन है? भारत की पहली महिला आईपीएस अफसर कौन है? प्रतिभा पाटिल, किरण बेदी, पद्मजा नायडू, या फिर हंसा मेहता। इनमें से आप लोग बताइए भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? ये आपको पता होगा। कौन थी? किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी थी भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी। देखते हैं इनके बारे में थोड़ा। किरण बेदी का जन्म जो हुआ था 9 जून 1949 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये, और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला थी ये किरण बेदी। आगे चलते हैं। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? आंसर कीजिए आप लोग। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? मानस, काजीरंगा, गिर, या फिर कान्हा। मानस, काजीरंगा, गिर। गिर वन कहाँ पे है? ये तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। और ये कान्हा ना, ये सब कहाँ? ये सब हैं मध्य प्रदेश में। काजीरंगा और मानस कहाँ है? असम में है। लेकिन एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे पाया जाता है? तो पाया जाता है काजीरंगा में। कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा में। आगे चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम में एक संरक्षित क्षेत्र है। ये देखिए, इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। किसको? काजीरंगा को 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है ये। ये देखिए एक सींग वाला गैंडा, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? देखिए बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट, या फिर ग्रेफाइट। इनमें से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 का बताइए कौन सा हो जाएगा। आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है आपको ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा बेसाल्ट। कौन सा है? बेसाल्ट। देखते हैं थोड़ा। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। कौन सा था? बेसाल्ट। आगे चलते हैं। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है?
पूछा गया ओजोन परत जो है वो किस सतह में पाई जाती है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो कई बार आप लोग ये क्वेश्चन कर चुके हो अब तक। ये पाया जाता है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। आगे चलते हैं, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है साथियों, समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। क्या बताना है, सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन देखते हैं, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन हो जाएंगे, आपको आंसर देना है। तो इसके संस्थापक हो जाएंगे गुरु नानक देव। कौन हो जाएंगे, गुरु नानक देव। अगर पूछे कि इसके 10वें गुरु कौन थे, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह 10वें, और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। देखते हैं थोड़ा, पहले गुरु थे गुरु नानक देव और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनके बाद में इनका कोई गुरु नहीं हुआ है। इनके बाद में इनकी जो ये किताब है गुरु ग्रंथ साहब, इसको गुरु मान लिया गया है, गुरु ग्रंथ साहब को। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, पहले गुरु थे गुरु नानक देव। तो आगे चलते हैं, ये जो गुरु तेग बहादुर है 9वें गुरु, इनको कहा जाता है हिंद की चादर। इनको क्या कहते हैं, गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है हिंद की चादर। किसे कहा जाता है, गुरु तेग बहादुर को कहते हैं हिंद की चादर के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से नापी जाती है, देखिए और आंसर कीजिए। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिए आप लोग। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र, तो वो है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। आगे चलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। क्या बताना है, दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। देखिए 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या फिर 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन हो जाता है साथियों कब, 22 दिसंबर को। कब होता है, 22 दिसंबर। आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। कैसे पड़ती हैं, मकर रेखा के ऊपर लंबवत पड़ती हैं सूर्य की किरणें। आगे चलते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताना है आपको, क्या है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे, महर्षि दयानंद सरस्वती। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। कई बार क्वेश्चन करवाया जा चुका है, अधिकतर रोज ही इसको हम लोग एक बार कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है आसाम का। कहाँ का है, आसाम का है बिहू लोक नृत्य। आगे चलते हैं, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। जहाँ पर खाद्य श्रृंखला का पूरा समूह बना हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य चक्र या फिर श्रृंखला क्रिया या फिर खाद्य जाल या फिर बायोमास का पिरामिड। आंसर कीजिए, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। तो साथियों इसको कहा जाता है खाद्य जाल। क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। एक बार देख लेते हैं इसको कि ये किस प्रकार से बनता है खाद्य जाल। देखिए यहाँ पर ये पेड़ है, इसको खरगोश भी खाता है और इधर चूहा भी खा लेता है इसको, है इधर बकरी भी खाती है, फिर बकरी को ये भेड़िया खा लेता है, भेड़िया को शेर खा जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा एक जाल बन गया है खाद्य का, है ना। ये देख लीजिए आप लोग, एक खाद्य जाल पूरा का पूरा तैयार हो गया है। तो इसको कहते हैं खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतत और व्यापक मूल्यांकन आवश्यक किस लिए है, आपको ये बताना है। शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा यह जानने के लिए, या फिर शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए, या फिर निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थी में परीक्षा का आवश्यक भय नहीं होता, अनावश्यक भय नहीं होता, या फिर परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो आंसर कीजिए आप लोग, बताइए साथियों इसका क्या हो जाएगा।
सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो ये आवश्यक है, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थी में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता, इसलिए आवश्यक है ये सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो साथियों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए 30 में से। आज की क्लास काफ़ी अच्छी थी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे लेवल के आपके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।